लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री धामी की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई। सीएम धामी ने इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से 1000 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति की मांग की है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से मानस खंड मंदिरमाला मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है। सीएम धामी ने राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की भी जानकारी पीएम मोदी को दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्री और पर्यटकों को मानसखंड मंदिरमाला के दर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गढ़वाल और कुमायूं को जोड़ने वाले मार्गों का उच्चीकरण किया जाना जरूरी है। इसके साथ ही सीएम धामी ने राज्य को केंद्रीय पूल के कोयला आधारित संयंत्रों से 400 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आवंटित किए जाने का भी अनुरोध किया है ताकि उत्तराखंड में चलने वाली इंडस्ट्री को लाभ मिल सके। बता दें कि हाल ही में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों की मांग के साथ ही प्रदेश में लगातार बढ़ रही बिजली की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त बिजली आवंटन की मांग की है। वहीं मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बताए जाने के लिए विशेष आभार व्यक्त किया है। सीएम का कहना है कि पीएम मोदी की अपील के बाद उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित किए जाने के लिए 150 करोड़ रुपए के निवेश उत्तराखंड को मिले हैं। इससे उत्तराखंड में शादी करने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि राज्य को डबल इंजन की सरकार का कोई लाभ देखने को नहीं मिल रहा। सरकार सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त है और अब तक केंद्र की ओर से राज्य को कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। वहीं विपक्ष ने बीजेपी पर कांग्रेस की योजनाओं का श्रेय लेने का भी आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव से पहले सीएम धामी की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने एक बार फिर केंद्र से राज्य को आर्थिक मदद देने की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। पीएम से हुई मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से मानसखंड मंदिरमाला मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। इस दौरान धामी ने राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति भी की जानकारी पीएम मोदी को भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को मानसखंड मंदिरमाला के दर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गढ़वाल और कुमायूं को जोड़ने वाले मार्गों का उच्चीकरण किया जाना जरूरी है। सीएम की मुलाकात के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष ने इस मुलाकात को बेहद जरूरी बताते हुए सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि डबल इंजन के राज्य में भी राज्य के हाथ अब तक खाली हैं और राज्य को कोई लाभ डबल इंजन का नहीं मिला। निश्चित रूप से उत्तराखंड देवभूमि है। हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मानसमाला के लिए जिस तरह से प्रयासरत हैं और जिस तरह से उन्होंने 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी से उसकी मांग की है, एक सराहनीय कदम है। आने वाले समय में जिस तरह से पूरा उत्तराखंड तीर्थाटन के लिए प्रसिद्ध है, मुझे लगता है जो कुमाऊं का अंचल है वो भी इसके लिए और प्रसिद्ध होने वाला है। और ये हम सब के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि इस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को गंभीरता से लिया। आने वाले समय में वहाँ पर विकास की अपार संभावनाएं होने जा रही है। सहयोग में कुछ नहीं देखती, क्योंकि देखिए 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात है पूरे देश में, तो उसमें से एक स्मार्ट सिटी की हमारी झोली में आके गिरा। लेकिन उसका जिस तरह से उदासीनता के साथ काम चल रहा है, बिल्कुल आप देख रहे हैं धीमी गति से काम चल रहा है, उस पर फॉलो अप होना चाहिए था। डंडा होना चाहिए था केंद्र सरकार का कि समय अवधि के दौरान क्यों नहीं आपने स्मार्ट सिटी, क्योंकि उसका खामियाजा स्थानीय जनता भुगत रही है। तो जो नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल वेदर रोड तो माननीय हरीश रावत जी के समय पर ही चारधाम निर्माण कार्य के रूप में शुरू हो गया था, उसका शिलान्यास हो गया था। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हमारे समय पे शिलान्यास हो गया था। तो कोई मैं बड़ा फायदा डबल इंजन से मिलते हुए उत्तराखंड को कतई नहीं देख रही हूँ। बेरोजगारी आज बड़ा दंश बन चुकी है। अग्निवीर ने तो जैसे पीठ में छुरा भोंकने का काम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी से भी मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड को प्राथमिकता पर 125 मिलियन टन भंडारण क्षमता का कोल ब्लॉक का आवंटन करने का आग्रह किया है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में लगभग 1000 मेगावाट का पिच हेड थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए इसकी जरूरत है। सीएम ने कहा कि अनुकूल नीति के कारण उत्तराखंड में औद्योगिक विकास में तेजी आई है। इसके चलते बिजली की मांग भी लगातार बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में बिजली की मांग और बढ़ने के आसार है। थर्मल पावर प्लांट स्थापित कर इस मांग को पूरा किया जा सकता है। वहीं विपक्ष ने केंद्र से बिजली मांगने पर सवाल खड़े करते हुए राज्य के ऊर्जा प्रदेश के दावे पर सवाल खड़े किए।
अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रीगणों को मिलने जाते हैं, प्रधानमंत्री जी को मिलने जाते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ उनसे कुछ मांग करते हैं और हमारी मांग हमेशा केंद्र ने पूरी भी की है। तो अब जैसे कि हमें पता है कि इस बार काफ़ी बरसात काफ़ी थी, फ्लड काफ़ी आए हैं, उससे टरबाइन में थोड़ा बिजली उत्पादन में थोड़ा सिल्ट के माध्यम से कुछ दिक्कतें हुई हैं, लेकिन इस पर कोयले को लेकर के कोयले से किस प्रकार से हम बिजली जनरेट कर सकें और अतिरिक्त बिजली भी किस प्रकार से हमें उत्तराखंड को मिल सके, क्योंकि हमने इन्वेस्टर समिट किया है, नई यूनिट्स हमारे प्रदेश में लगने वाली हैं और बिजली की कमी ना हो। बिजली पर्याप्त मात्रा में उत्तराखंड में बना रही है, उत्तराखंड में पर्याप्त मात्रा में बिजली है, लेकिन एक्सेस बिजली स्टोर हमारे पास रहे, कभी अगर जो कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री से कहा है, तो निश्चित रूप से जो हमारी मांग है वो पूरी होगी। उत्तराखंड के गठन के पीछे राज्य के युवाओं की बड़ी उम्मीदें थी। जनता को बहुत ज्यादा आस थी कि ये राज्य देश में अग्रणी होगा विकास के मामले में। कांग्रेस के जमाने में जो जल विद्युत परियोजनाएं राज्य में बनी, उन्हीं के भरोसे राज्य में जो विकास हो रहा है, जो लोगों को बिजली मिल रही है। आप बताइए ना, 7 साल से प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार राज्य में, कितनी नई जल विद्युत परियोजनाएं इस राज्य में बनी। जो 56 जल विद्युत परियोजनाएं निशंक जी के दौर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, आज तक दोबारा कई बार कहने के बाद, घोषणा करने के बाद भी सरकार उस पर आगे नहीं बढ़ पाई। तो ऊर्जा प्रदेश की ये स्थिति आखिर क्यों हो रही है, क्यों हुई है? और ऊर्जा विभाग लगातार सबसे महंगी बिजली उपभोक्ताओं को राज्य में दे रहा है, तो ये कैसा ऊर्जा प्रदेश है? इस किल्लत को आखिर सरकार दूर क्यों नहीं कर पा रही है? कुल मिलाकर राज्य के मुख्यमंत्री धामी राज्य के विकास को लेकर प्रयास लगातार कर रहे हैं। इन प्रयासों के तहत सीएम धामी की कोशिश है कि केंद्र से राज्य को अधिक से अधिक सहयोग मिले। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम धामी की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। देखना होगा कि केंद्र सरकार सीएम धामी की मांगों को कितना गंभीरता से लेती है और राज्य को कितना आर्थिक सहयोग देती है। उत्तराखंड टैक्स रिपोर्ट। और इसी पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। या अन्य शहरों से यहां के आने के लिए एक बेहतर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे किसी को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि हर एक मन में उत्साह है, उमंग है। 5 सदी के बाद ये अवसर आया है, तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं। मेरी अपील होगी सभी जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है, और इसलिए हम लोग बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। पैदल लोग न चले। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं, वे पैदल न करें। भीषण शीतलहरी चल रही है। अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी न चले। राज्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जनपदों को भी देंगे, राज्यों को भी व्यवस्था देंगे, हर एक व्यवस्था से के साथ करेंगे। हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक जिसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था किसी स्थिति न पैदा हो, ये हमें देखना होगा। और हर व्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सहयोग करते रहे हैं, तो उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुविधा होगी और हर एक श्रद्धालु को, आने वाले श्रद्धालु को भी प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के बाद, कई शताब्दियों के बाद दर्शन करके आनंद की अनुभूति होगी, अंतःकरण से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी
एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। आप सभी यहाँ पर इस भीषण शीतलहरी में हैं। मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि अयोध्या की पल पल की घटनाओं को, पल पल की खबरों को आप देश तक पहुँचा रहे हैं और इस अपील को भी पहुँचाएंगे कि बिना प्रोग्राम के और बिना किसी उसके अगर लोग थोड़ा सा धैर्य रख करके अपनी बारी का इंतजार करने के साथ यहाँ के लिए कार्यक्रम के अनुसार आएंगे तो किसी को भी असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं और प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी होगा ताकि ऑडियंस को सभी प्रकार की चीजें, सभी चीजें इसमें की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ लोकल स्तर पर हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और प्रदेश में हम लोगों ने इसके लिए बीट प्रणाली भी लागू करने के लिए कहा है, जो निचले स्तर तक लोगों से संवाद बना करके उनको लाने और उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने में योगदान दे सके। जिला स्तर पे किस तरह की सुविधाएं होंगी? देखिए, हर प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ट्रेन्स आएंगी यहाँ पे, ऐसे ही लोकल स्तर पर हम राज्य से बसेज की व्यवस्था की तैयारी करेंगे। नहीं, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इसके बारे में तय करेगा और जब से वो तय करेंगे तब से दर्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। राम की पैड़ी से मीडिया को उठाया जाएगा क्या सर? राम की पैड़ी वो वहाँ पे वो महाराज जी, अच्छा वो जो अभी बना हुआ स्टैंड वही रहेगा? अरे आईडी गिर रही है, किसकी है ये? में रामलला की आंखों से पट्टी भी हटा दी गई है और सुंदर मनोहर आकर्षक चेहरा साफ तौर पर रामलला का देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है उन लोगों से जो अपने घरों से अयोध्या आने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा ना करें और उन्होंने कहा है कि मीडिया बंधु भी आगे मेरी इस अपील को पहुंचाएं कि जो लोग घर से पैदल ही अयोध्या आने के लिए निकले हैं वो ऐसा बिल्कुल ना करें। और उन्होंने, सीएम ने यह भी कहा है कि सुरक्षा में किसी तरीके की कोई चूक नहीं होगी और व्यापक इंतजाम अयोध्या में किए गए। और देवभूमि के दंगल में हम आज बात कर रहे हैं सीएम धामी की प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री धामी की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई। सीएम धामी ने इस मुलाकात के दौरान मोदी से 1000 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति की मांग की है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से मानस खंड मंदिर माला मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है। ऐसे में विपक्ष को लगता है कि डबल इंजन की सरकार काम नहीं कर रही है, केंद्र किसी भी तरीके की कोई मदद उत्तराखंड को नहीं दे रहा है। ये तमाम आरोप विपक्ष के हैं। चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि 1000 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सीएम धामी ने अनुरोध किया है। सीएम धामी ने राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी पीएम मोदी को भी दी है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को मानस खंड मंदिर माला के दर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गढ़वाल और कुमायूं को जोड़ने वाले मार्गों का उच्चीकरण किया जाना जरूरी है। और इसके साथ ही सीएम धामी ने राज्य को केंद्रीय पुल के कोयला आधारित संयंत्रों से 400 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आवंटित किए जाने का भी अनुरोध किया है। चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ रविंद्र कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी घेड़िया जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुकी। हेमा भंडारी, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत रविंद्र जी से करेंगे। रविंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री की सीएम धामी से ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में क्या कुछ देखने को मिला और साथ ही साथ क्या प्रधानमंत्री जो है वो मदद करेंगे उत्तराखंड राज्य की? रविंद्र जी, मुलाकात कितनी सार्थक रही? आवाज नहीं आ रही। आवाज रविंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हेमा बहन, आवाज हो भाई जी? नमस्ते बहन जी, आवाज
ठीक है, गेस्ट तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बता दें कि सीएम ने डिमांड की है कि मंदिर बनवाना है, जिसको लेकर जो मार्ग हैं कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने के लिए उनके उच्चीकरण के लिए 1000 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध मुख्यमंत्री ने किया है प्रधानमंत्री से। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की है और हाल ही में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों की मांग के साथ ही प्रदेश में लगातार बढ़ रही बिजली की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त बिजली आवंटन की भी मांग की है। आवाज आ रही है रविंद्र जी? जी आवाज आ रही। ठीक है, रविंद्र जी क्या कुछ कहना चाहते, कितनी सार्थक रही मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से ये मुलाकात? देखिए, जब भी माननीय मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है तो इस प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ योजनाएं बना के लेकर जाते हैं और उसको जाके माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखते हैं। और प्रधानमंत्री जी जो पहले से ही इस प्रदेश को लेके वचनबद्ध है, इस प्रदेश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री इस देवभूमि उत्तराखंड को पूरी देश के लिए, दुनिया के लिए सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं। उत्तराखंड का कैसे वैभव और दुनिया में बढ़ सके, इस ओर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों कहीं ना कहीं इसमें जो है अपने प्रयास के तहत इस प्रदेश को अग्रिम राज्य का दर्जा दिलाने की ओर ले जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से जो लास्ट टाइम अभी जो ग्लोबल समिट हुआ जिसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर के कारोबारियों ने यहाँ पे दिलचस्पी दिखाई कारोबार करने के लिए, ये कहीं ना कहीं एक प्रदेश के लिए एक जो है आगे भविष्य सुनहरा होने की और एक शुरुआत भर है। जिस प्रकार से तीर्थाटन पर्यटन में बहुत तेजी आई है, जिस प्रकार से यहाँ आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, जिस प्रकार से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल रुक गया है, पलायन पर जो है गति धीमी पड़ी है, और अगर पलायन हुआ भी है तो वो और प्रदेशों में होके अपने राज्य के जिलों में हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक सूचक है। और अभी मैं कोई 6-7 दिन पहले एक रिपोर्ट देख रहा था स्वास्थ्य विभाग की, जो टाटा मेमोरियल करके एक संस्था है, उन्होंने देश के एक ज्यादा अच्छी सुविधाओं की ओर अग्रसर करने में जेआरडी टाटा मेमोरियल अवार्ड मिला है उत्तराखंड को, ये पुरस्कार। तो ये स्वास्थ्य की दिशा में अच्छे काम करने के लिए, अच्छे प्रयास के लिए जो मिला है इस प्रदेश के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि माननीय धामी जी बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री की दिलचस्पी खास रूप से है कि यहाँ पे जितना ज्यादा विकास हो सके, जितना ज्यादा इस राज्य को अग्रिम राज्य की दर्जे में ला सके, उसके प्रयास में ये फलीभूत होता दिख रहा है। देखिए रविंद्र जी, विपक्ष को ऐसा लगता है कि भाई केंद्र सरकार जो है वो मदद नहीं कर रही है राज्य सरकार की, और इस पर हम आएंगे, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। जरा विपक्ष की भी राय ले लेते हैं इस पर। मंजू त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। मंजू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष को लगता है कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है राज्य सरकार की, लेकिन इससे पहले पूर्व में जो डिबेट हुई है उसमें मैंने विपक्ष के ही लोगों को ये कहते सुना है कि केंद्र सरकार काम कर रही है, राज्य सरकार काम नहीं कर रही है। तो ये दो बातें कैसे? याशी जी, देखिए कि आप खुद देख रही हैं कि अब लोकसभा इलेक्शन आने वाला है। लोकसभा इलेक्शन से पहले ये लोग कि क्या कह रहे हैं, अभी तो मुख्यमंत्री जी डबल इंजन की सरकार होते हुए भी मुख्यमंत्री जी केंद्र में प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं बड़ी बड़ी योजनाएं लेके, लेकिन योजनाएं क्या है अभी तो धरातल पर कुछ आया नहीं है। कितने लाख सैंक्शन हुए, कितने करोड़ सैंक्शन हुए, इन्होंने कोई आंकड़ा नहीं है। ये तो खाली जनता को लुभाने के लिए कि इलेक्शन आ रहा है उससे पहले योजनाएं। अगर इनका दामन इतना ही साफ है तो इन्वेस्टर समिट जो यहाँ पर हुआ, जहां पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं,
इसके लिए सरकार को श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। जनता के सामने क्यों नहीं इन्वेस्टर समिट पे प्रस्तुत करती है कि ये चीजें जो है इतने कितने इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया। अभी मेरे भाई रविंद्र जैन जी ने कहा कि उत्सुक दिखाइए। भाई उत्सुकता कब तक दिखाओगे? इन्वेस्टर समिट इस समय, इससे पहले भी हुआ था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय में भी हुआ था, उसका भी धरातल पर कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं हुआ। और यही काम कह रहे हैं कि उत्सुकता जाहिर करने, मेरे मन में बहुत उत्सुकता रहा, लेकिन अगर मैं कुछ कर ना पाऊं तो सब बेकार है। दूसरी तरफ आप देख रही हैं कि मुख्यमंत्री जी जाके प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि वेडिंग डेस्टिनेशन आपने घोषित कर दिया। अरे भाई ये कौन सा उन्होंने कद्दू में तीर मार लिया कि जो है वेडिंग डेस्टिनेशन है। पर्यावरण की दृष्टि सब कुछ हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड हर रूप से पर्याप्त। तो उनके घोषणा करने से क्या होता है? धरातल पर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये इसको तो साबित करें। और इलेक्शन से पहले जनता को इनके पास कुछ है तो नहीं, धरातल पर कुछ है। जो हमारी योजनाएं हैं, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग कांग्रेस की योजना है, जिसको ये तोड़ मरोड़ के अपनी योजना बनाना चाहते हैं। इनकी अपनी योजना इस बात से फर्क पड़ता है क्या कि योजना कौन लेकर आया था? अभी आप ही ने कहा कि धरातल पर चीजें आनी जरूरी है, तो जो धरातल पर ला रहा है वो तो फिर क्रेडिट लेगा ही ना, कि सारा क्रेडिट कांग्रेस ही ले जाएगी। बात कांग्रेस के लेने के, धरातल पर आप लाइए, उसको साबित तो करिए। इन्वेस्टर समिट में वही तो मैं बार बार कर रही हूँ, करोड़ों रुपए आपने अभी की नहीं ना। आप तो ये कह रही हैं कि ये योजना जिसका भी जिक्र आपने किया है कि ये योजना कांग्रेस लाई थी। भाई धरातल पर तो बीजेपी ला रही है ना। जब हमारी सरकार थी, जितना हम उसको आगे बढ़ा सकते थे हमने बढ़ाया। अब इनकी सरकार है, जनता ने इनको उस कुर्सी पे बैठा है, इसको आगे अगर ये बढ़ाते हैं तो कौन सी बड़ी बात करते हैं। हम तो चाह रहे हैं कि अच्छे बिजली के लिए आप गए हैं मांगने के लिए उनसे, केंद्र सरकार से मदद मांगने के, मतलब सब मिला के हर योजना के लिए इलेक्शन से पहले आप जा रहे हैं, मांगने जा रहे हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आज तक आप कहाँ सोए हुए थे? इतना बड़ा करोड़ों रुपए आपने इन्वेस्टर समिट में खर्च किया और खाली उत्सुकता जाहिर कर, जनता क्या सुनना चाह रही, लोगों ने उत्सुकता जाहिर कर दी, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। मैंने कहा ना कि अगर ये इन्वेस्टर समिट के आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं? इन्वेस्टर समिट पे क्यों सुई अटकी हुई? वही तो कह रही हूँ कि आप श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करते कि क्या हुआ। ठीक है, इन्वेस्टर समिट लगा है, ठीक है, इन्वेस्टर समिट का की अगर बात करेंगे तो अलग मसला है, लेकिन यहाँ तो बात यह है कि भाई जिसकी जरूरत है, अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास नहीं जाएगी तो किसके पास जाएगी? नहीं, मैं कह रही हूँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर याची जी, मैं वही कह रही हूँ कि अगर डबल इंजन की सरकार है ना, यहाँ पर भी राज्य में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, क्या किया, कितना किया, कितनी योजनाएं लागू हुई, कितने लाख करोड़ दिए गए, ये सब जनता के सामने पेश करें। अब जब कार्य होगा तभी तो हम लोग जानेंगे कि ये हुआ। खाली जो है हवा में तीर चलाने से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, गए मांग लिया उन्होंने, उत्सुकता जाहिर कर दी, वापस आते हैं। इससे तो नहीं, हाँ। गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, गुड़ खाने से मुंह मीठा। ठीक है, वापस आते हैं। मीनाक्षी केडियाल जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब किसी राज्य के लिए कोई परियोजनाएं आती हैं तो मुझे लगता है कि हर राज्यवासी के लिए वो खुशी की बात है कि हाँ, वाकई में हमारे प्रदेश की प्रगति के लिए मुख्यमंत्री जी कुछ कार्य कर रहे हैं, और बेसिकली उनको चुना भी इसलिए जाता है कि वो प्रगति के लिए कार्य करें। लेकिन मैं इस प्रकार की, हम सभी जानते हैं कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, इस प्रकार की कई घोषणाएं जो हैं वो राज्य के लिए हो जाती हैं। चाहे हम विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो कई घोषणाएं उस समय भी हुई थी, कई शिलान्यास उस समय हुए थे, कई उद्घाटन हुए थे, लेकिन अगर उनमें से कई परियोजनाओं को आप देखेंगे तो वो आज तक धरातल पे पहुंची ही नहीं, बल्कि उनका स्टार्टिंग भी अभी तक नहीं हो पाया है। और जो स्टार्टिंग हुई है उनका आप हश्र देख सकते हैं कि हम चाहे देहरादून स्मार्ट सिटी की बात करें या हम देहरादून नियो रेलवे प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट का कोई, इस पे आप देखिए उस पे कोई चर्चा कोई नहीं होती है। और इस तरह की कई सड़क परियोजनाएं हैं, कई और अन्य परियोजनाएं हैं जो अभी तक इनके टाइमलाइन के भीतर काफी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काफी जोर शोर के साथ ये बताते हैं कि इतने साल में 2022 से पहले हम ये पूरा कर देंगे, 2000 इलेक्शन आने से पहले हम ये पूरा कर देंगे, लेकिन वो चीजें धरातल पर नहीं उतरती हैं। अभी की हम करंट की बात करें कि मुख्यमंत्री जी गए, उन्होंने बात की कि मानस खंड माला मंदिर जो है उसके लिए कुछ डिमांड की है उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की।
तो इसमें भी मैं ये बात कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी भी राज्य में अगर परियोजनाएं बनती हैं, विकास परियोजनाएं बनती हैं, तो वहां का भौगोलिक और जो वहां का सामाजिक स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग योजनाएं बनाई जाती हैं। सिर्फ नाम के लिए कि हमें इतने करोड़ की योजनाएं दिखानी है, सिर्फ नाम के लिए कोई योजना नहीं होती है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि जब मानसमाला मंदिर में आप कह रहे हैं कि हम पर्यटन बढ़ाएंगे, तो कहीं ऐसा ही हश्र तो नहीं होने वाला जैसा केदारनाथ में हुआ। केदारनाथ में हम मानते हैं कि जो है फुटफॉल बढ़ा था, काफी लोग वहां पे पहुंचे, लेकिन देखे क्या गए? आप देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मसूरी और शिमला जाने वाले पर्यटक को हम केदारनाथ लेके आ रहे हैं। हम लोग डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें धार्मिक पर्यटन को बढ़ाना है। जी बहुत बहुत जो है हमारी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री जी को, हमारे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री। मुलाकातों का दौर चलता रहे और प्रदेश का विकास होता रहे, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री धामी जी बने हैं तब से मुलाकातें ही हो रही हैं। आए दिन उनके दिल्ली के दौरे होते रहते हैं और आए दिन घोषणाएं, अब जैसे कि चुनाव आ गए हैं तो आए दिन अब उनकी घोषणाएं भी होंगी। मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए, विकास के लिए जो है जो केंद्र सरकार का मुंह ताकना पड़ता है। उसके बाद इन्वेस्टर सबमिट कराया तो उसकी क्या जरूरत थी जब फंड ही नहीं था। और केंद्र सरकार भी क्या है, हमेशा से वो ये रहा है कि उत्तराखंड के साथ तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं हमेशा से सौतेला व्यवहार ही करते आए हैं। और हालांकि अब मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, आने के बाद वहां पर बड़ी बड़ी घोषणा करके अपना पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। और जो पहले जब ये गए और पहले जो केंद्र सरकार ने जो घोषणाएं करी हैं वो धरातल पर कहाँ उतरी हैं और कितना फंड आया है। ये तो केंद्र सरकार क्या करती है कि घोषणा करती है कितना बजट आ गया है, उसके बाद अपना बजट वापस ले लेती है। तो ये तो चलता है और जनता मुंह ताकती रहती है कि अब विकास होगा, अब विकास होगा, और विकास कहीं दिखाई नहीं देता। तो लगातार सिर्फ यही है कि अभी अभी जो है चुनाव नजदीक है और जो है धामी जी यहाँ पर अपना क्या काम दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को जरूरत है रोजगार की, यहाँ पर लोगों को जरूरत है शिक्षा की, यहाँ पर लोगों को जरूरत है स्वास्थ्य की। रोजगार के लिए तो देखिए बेरोजगार लगातार आंदोलन कर ही रहे हैं। तो लेकिन क्या है कि धामी जी पूरा अपनी पीठ थपथपाने का, अपनी सरकार के घोषणाओं से जनता का मन मोहने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। और चलता रहेगा ये दौर, तो अभी आगे भी चलता रहेगा लगातार। आप देखिए ना, आए दिन देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं दिखाई देते, दिल्ली दिखाई देते हैं, मुलाकात कर रहे हैं भाई की। अब हमें, क्योंकि इनका जो कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है। जितनी घोषणाएं ये करते हैं, मुझे अब यहाँ के जो भाजपा के प्रवक्ता है वो गिना दे कितनी धरातल पर उतारी है, कितना विकास कार्य इन्होंने किया है। और स्मार्ट सिटी के नाम पे अब जल्दबाजी में जब इन्वेस्टर सबमिट कराना था तो लोगों को, मैं कल देहरादून में ही थी तो पता चल रहा था कि जल्दबाजी में आनंद फानन में गड्ढे भर दिए गए जैसे मर्जी, क्योंकि उस समय सबमिट कराना था। तो नहीं, ये सब चीजें मैं खुद देख के आई हूँ, मैं ये सब चीजें इसलिए बोल रही हूँ। तो कहाँ है इनकी पहले से जो परियोजनाएं चल रही हैं वो कहाँ तक पूरी हुई हैं? तो ये तो बताएंगे हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, कि अपने गिनवाएंगे ना कि जो पहले इन्होंने घोषणाएं करी थी और अब लगातार आगे भी घोषणाएं कर रहे हैं, तो धरातल पर कौन कौन सी घोषणाएं उतर रही हैं, ये तो इनकी नॉलेज में पूरा होगा कि कौन सी उतर रही है, क्योंकि जनता को तो पता नहीं है। जवाब लेते हैं जरा रविंद्र जी से। रविंद्र जी, केंद्र तो मदद करती है आपकी, लेकिन आप केंद्र की मदद को ठीक तरीके से धरातल पर नहीं उतारते। उसके बाद केंद्र पैसा देकर वापस ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है आपकी तो नियत ही नहीं है काम करने की। स्मार्ट सिटी से बेस्ट ऑप्शन आपके पास है नहीं। देखिए, आज की इस डिबेट में तमाम बात रह सकती है। और देखिए, जो मेरी बहन आम आदमी पार्टी की हेमा भंडारी जी ने कहा ना कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं दिख रहा, तो देखिए अब ऐसा चश्मा तो हम बनवा नहीं सकते। और जैसा चश्मा आपको केजरीवाल जी ने दे रखा है या अन्य विपक्षी पार्टियों के पास है, गिनवाइए, काम गिनवाना है ना आप। अब लोकसभा चुनाव है और आप जाएंगे ना, तो आप काम के नाम पे तो जाएंगे।
हेमा बहन, मैंने भगवान राम आपकी नैया पार करेंगे, आप यही सोच रहे हैं, क्योंकि काम आपके पास है नहीं, भगवान राम का नाम लेके आप जाएंगे तो वही आपकी नैया पार करेंगे। सुन लीजिए, आप अगर सुनेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने जैसे धैर्य से आपको सुना वैसे आप मुझे सुनेंगी। मैं काम गिनवाने के लिए नहीं आया हूँ। कामों को जनता जिस प्रकार महसूस कर रही है और जनता जिसका इस विकास कार्य का आनंद ले रही है, उसी का नतीजा है कि बार बार जनता हमें बिठाती है। बताएंगे जरा कि जनता ने स्मार्ट सिटी का आनंद कैसे लिया? देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, जब विपक्ष किसी चीज को लेके अगर सवाल खड़ा करता है तो समझ लीजिए वो सक्सेसफुल है। हमारी वाह जी वाह रविंद्र जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रविंद्र जी, ये क्या बात हुई? देखिए, जिस चीज को ये टारगेट करते हैं वो समझ लीजिए सक्सेस है। और बार बार ये राम जन्मभूमि का मामला, स्मार्ट सिटी कैसे सक्सेस है आपकी? मैं वही तो पूछ रही हूँ। स्मार्ट सिटी पर केंद्र का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो उसकी क्या हत्या हुई देहरादून में, ये हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से। कैसे डेंगू फैला ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वहां पर कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर विपक्ष कुछ ऐसे मसले हैं जिन पर आपको देखना चाहिए, आपको चश्मा लगा के देखने की जरूरत थी उस टाइम पे गड्ढों की। देखिए, आप मुझे लग रहा है कि आप भी इनके भ्रम जाल में। रविंद्र जी कह दीजिए ना कि मैं बीजेपी विरोधी हूँ, कह दीजिए ना रविंद्र जी, कह दीजिए। मैं इसी भ्रम जाल से हम लोगों को निकालते हैं। स्मार्ट सिटी का आनंद आज की प्रदेश की जनता ले रही है। देहरादून की आज वायर फ्री हमारा सबसे बड़ा बाजार, उत्तराखंड की एक पलटन बाजार जो सबसे बड़ा बाजार माना जाता है इस प्रदेश का, आज वहां पे एक भी तार नहीं दिखाई देगी। स्वच्छ साफ सुथरे स्मार्ट टॉयलेट हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं, सड़कें चौड़ी हैं, तमाम शहर की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं दिखती है। तो अब इसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत देखिए, हर घर में नल का पेयजल पहुंचा है, साफ सुथरा पानी पहुंचा है, कई इलाकों में सीवरेज पहुंचा है। आज पीएनजी के कनेक्शन हो गए हैं, जिसमें अभी 3 दिन पहले मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उसमें बिल भी बहुत पड़ी है, सड़कें खुद ही पड़ी है। आपके ना आपकी बातों में है सारी स्मार्ट सिटी, आपकी बातों में है। देखिए रवि भाई, आज धरातल पर जाके देखिए है क्या। हेमा बहन, आपने बहुत स्मार्टनेस है, बातों में जरूर स्मार्टनेस है। स्मार्ट सिटी बनी हो या ना बनी हो, आपकी बातों में स्मार्टनेस नजर आ रही है। रविंद्र जी, राम का सहारा लेने की जरूरत अभी फिलहाल इस डिबेट में तो नहीं थी आपको। पहले देश के 4 करोड़ गरीबों को उनका मकान दिया है माननीय प्रधानमंत्री ने। यही राम राज्य है। आज राम के अपने घर में आने से पहले 4 करोड़ अपने मेहमानों के लिए, अपने विदेशी। रविंद्र जी रुकेगा, मीनाक्षी गढ़ियाल जी, मीनाक्षी जी, झोपड़ियां तोड़ने का काम किया है। मीनाक्षी जी, इतनी अच्छी बातें और इतना हंसमुख चेहरे से रवि कुमार जी बताते हैं कि स्मार्ट सिटी, और इस तरह से सपने दिखाते हैं जैसे कि हम कभी देहरादून में रहे नहीं और हमने कभी देहरादून में देखा ही नहीं। मैं खुद देहरादून में रहती हूँ, रोज मैं जिस प्रकार से जाम का सामना करती हूँ, जिस प्रकार से मैं टूटी हुई कंजेस्टेड सड़कों का सामना करती हूँ। रेड लाइट हर चौराहे पे रेड लाइट लगी है, लेकिन एक भी रेड लाइट काम की नहीं है, एक भी रेड लाइट काम नहीं कर रही होती है। और जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस हैं, उन इलेक्ट्रिक बसेस को चलने के लिए सड़क भी तो चाहिए। तो आप सोचिए कि जिस प्रकार से जनता, देहरादून की जनता परेशान है, और वो स्मार्ट के नाम पे सिर्फ स्मार्ट टॉयलेट बने हुए हैं, और उसके अंदर भी आप जाएंगे तो कुछ स्मार्ट नहीं है। अगर आप कहीं मार्केट में चले जाओ वहां आपको टॉयलेट्स नहीं मिलेंगे। इतना बुरा हाल स्मार्ट सिटी के नाम पे कर दिया गया है कि स्मार्ट नाम से अब डर लगने लगा है कि स्मार्ट इनकी भाषा में होता क्या है। सच में इतना डर अब स्मार्ट के नाम से लगने लगा है। लेकिन फिर भी आप देखिए ना, कितनी खुशी हमारे भाजपा प्रवक्ता सारी अपनी खूबियां गिनाते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि विपक्ष जिस पे सवाल उठाए वो समझ लीजिए काम सक्सेसफुल है। अरे हम विपक्ष के उस आधार पे मत देखिए, हम एक आम जनता के हिसाब से भी बोल रहे हैं। जो एक बहुत खूबसूरत शहर देहरादून, एक बहुत सुंदर एक वैली हुआ करता था, आज उसका इतना नाश मारा गया है। वहां पे आप देखिए कृषि योग्य जो उपजाऊ भूमि थी वो सारी भूमाफियाओं ने खरीद ली है, वो सारी बर्बाद कर दी गई है।
अरे रविंदर जी, कभी भी देखिए, कंक्रीट का जंगल उगाना एक विकास नहीं होता है। विकास होता है कि वहां के लोग कितने, हैप्पीनेस इंडेक्स में कितने परसेंटेज उनका आ रहा है, ये चीज विकास होती है। उनको कितना वहां रोजगार मिल रहा है, ये विकास होता है। और जब कभी भी स्टेट की बात होती है, आप घूम फिर के प्रधानमंत्री मोदी जी पे आ जाते हैं। मोदी जी के अलावा भी तो कुछ है इस दुनिया में। 70 विधायक हमारे स्टेट से गए हैं, 5 लोकसभा सांसद हैं, 2 राज्यसभा सांसद हैं। आप देखिए, उनके बारे में भी तो बात करिए कि उन्होंने क्या किया हमारे राज्य के लिए। सिर्फ घुमा फिरा के मोदी जी के पास आ जाओ, श्री राम मंदिर पे आ जाओ और धर्म पे आ जाओ, इसके अलावा कोई बात भारतीय जनता पार्टी से नहीं होती है। और लोकसभा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है अभी, इसीलिए बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाओं के नाम लिए जा रहे हैं, क्योंकि वोट तो इन्होंने श्री राम के नाम पे ही मांगने हैं, ये हम सबको पता है। मंजू त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही बात है कि स्मार्ट तो प्रचार और प्रसार में स्मार्टनेस भाजपा के मुकाबले किसी का नहीं है। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कई बार कह चुकी हूँ कि ये पार्टी वो पार्टी है जो मारती कम है, घसीटती ज्यादा है। ये अपनी बातों से क्या महंगाई पर ये रोक लगा पाए, बेरोजगारी पर रोक लगा पाए, नारी सुरक्षा पे कोई काम किया, आज तक न्याय नहीं मिला। शिक्षा देख लीजिए, भ्रष्टाचार, अभी नगर निगम चुनाव इन्होंने इसीलिए टाल दिया क्योंकि इनके जो मेयर साहब हैं उनके गले गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और स्मार्ट तो आप देखिए, महिलाओं के खाते में 15-15 लाख मेरे ख्याल से मातृशक्ति आज ज्यादा है, भाई को छोड़ के तो सभी मातृशक्तियां बैठी है। भाई किसके खाते में 15 लाख, आपके अड़ोसी पड़ोसी किसी के जानकार के लोगों के खाते में 15 लाख आए हो तो बताइए। मेरे जानने वालों में तो किसी के खाते में नहीं आए। गैस का आपने दाम देखा ही। तो अब जो है राम से विमुक्त कौन हो सकता है? पहली बात तो ये है, क्या भाजपा वाले ही राम प्रेमी है? भाई मेरा तो जन्म अयोध्या में हुआ है, मैं तो अवधपुरी ममपुरी सुहावन उत्तर दिश परिवान, मुझसे ज्यादा राम भक्त कौन होगा जो रोज रामायण पढ़ता है? रामायण की चौपाइयों से ज्यादा, मुझसे ज्यादा अनुयायी राम का कोई नहीं है। लेकिन अब चूंकि लोकसभा इलेक्शन आ गया, राम के नाम पर राजनीति की जा रही है। अरे भाई, राम को लाने वाला इंसान कैसे होता है? राम तो त्रेता युग में आ गए इस तरह पर। तो इसलिए धर्म को आड़े रख के जो मेन मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं, नारी सुरक्षा है, उस पर पर्दा मत डालिए। देश के हित में कार्य कीजिए, क्योंकि जनता जनार्दन ने आपको उस कुर्सी पर बैठाया है। और मोदी जी बार बार आके कह रहे थे कि डबल इंजन की, सिंगल इंजन की सरकार है इसलिए विकास नहीं हो रहा। अरे भाई, अब तो डबल इंजन की सरकार है, आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? लोगों को न्याय क्यों नहीं दे रहे? कथनी और करनी में क्यों अंतर हो रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा वालों से। ठीक है, रविंद्र जी। जी देखिए, मैंने पहले ही मातृशक्ति को रविंद्र जी, आप ये बेचारा वाली फीलिंग मत दीजिए कि 3 लोगों के बीच में आप दबके रह गए हैं। ठीक है, जो बहुत जेन्युइन बात है उस पर फोकस करिए। और मुद्दा यही है कि अगर धामी जी गए, केंद्र से मदद मांगी, मैंने आपसे पहला सवाल ये किया था कि क्या मदद मिली, उस पर जवाब आपने नहीं दिया। आपने मुझे और अवार्ड और न जाने क्या क्या उत्तराखंड को मिल गया वो गिना दिया आपने। देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री गए हैं, बिल्कुल उसके ऊपर उनकी योजनाओं को संज्ञान लेते हुए डेस्टिनेशन और हमारा। और रविंद्र जी, एक बात और बताइए जरा कि जब ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है उत्तराखंड को, बिजली मांगने दिल्ली जाना पड़ रहा है। नहीं, बिजली मांगने नहीं। देखिए, आप गलत इस चीज को गलत ले रहे हैं। देखिए, बिजली मांगने गए हैं, बढ़ा लेंगे। इस प्रदेश में ऊर्जा जितनी हमारी बनती है उसको स्टोरेज के लिए, जैसे अभी JSW के साथ 1500 मेगावाट का MOU साइन हुआ है 15,000 करोड़ रुपए का नियो एनर्जी के साथ। इसी प्रकार से इसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए कि जिस समय जिन दिनों में बिजली का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, बरसात के दिनों को छोड़ दें और थोड़ा सा सर्दियों के काल में, ये इन दिनों में बिजली की प्रोडक्शन, इस समय डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है और बरसातों में बिजली का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन गर्मियों के समय में बड़ी मात्रा में हमारी बिजली बनती है, जिसे स्टोरेज करने के लिए प्रदेश को बिजली मिलनी चाहिए या नहीं? प्रदेश को बिजली मिले, ऊर्जा प्रदेश है।
अब ये आंकड़े मत गिनाइए ना, टेक्निकल बातें हैं, केंद्र के पास टेक्निकल बातें मत सिखाइए हमें, टेक्निकल बातें नहीं, हमें ये बताइए कि वहां से क्यों मांगने जाना पड़ रहा है, क्यों मांगने जाना पड़ रहा है, नहीं मांगने क्यों जाना पड़ रहा है, ऊर्जा प्रदेश कहते हैं। कार्यक्रम को जो लोकप्रिय लोग देखते हैं भाई, फेसबुक के माध्यम से भी देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम, इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप बताइए कि ऊर्जा प्रदेश कहलाने के बाद बिजली मांगने क्यों जाना पड़ रहा है। तो उनका MOU साइन हुआ है, खबर को तोड़ मरोड़ के क्यों बता रहे हैं? मैंने कहा प्रचार प्रसार के लोग बढ़ाने के लिए पार्टी प्रचार प्रसार में ही सारी स्मार्टनेस इनकी, सारा पैसा ही प्रचार प्रसार में खर्च होता है। जिस प्रकार से पूरे देश भर के कई लोगों का जो है इस ओर रुचि बढ़ी है, उन वेडिंग डेस्टिनेशन को और ज्यादा विकसित करने के लिए और ज्यादा उनको 400 मेगावाट की एक्स्ट्रा एडिशनल बिजली मांगने गए थे मुख्यमंत्री जी। हाँ जी, आप बात को, खबर को गलत मत घुमाइए ना। आप क्यों जनता को हमेशा बेवकूफ समझते हैं और बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहते हैं? आप गलत समझ रही है, आप गलत समझ रही है। देखिए स्टोरेज की क्षमता, स्टोरेज की ही बात कर लीजिए, हम क्यों एक्स्ट्रा स्टोरेज उनसे मांगने जा रहे हैं? हमारा ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद हम एक्स्ट्रा स्टोरेज उनसे मांगने जा रहे हैं। सोचिए, हमारे बांधों का निर्माण हमारी नदियों पे, बांधों का निर्माण हमारी नदियों पे, जो समस्याएं झेल रहे हैं वो हमारे लोग झेल रहे हैं, और हम मेगावाट बिजली मांगी गई है। चलिए आप नहीं समझना चाहते, एडिशनल बिजली मांगी गई है, उसको एडिशनल बिजली एलोकेट करने के लिए 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। जनता को समझ आता है, हमारा काम जनता को समझाना है, आपका काम हर को लेके विरोध जनता को बरगलाना आपका काम है, जनता को बरगलाना, किस तरह से बेवकूफ बनाया जाए। वो योजना भविष्य में, देहरादून सिटी में पेंटिंग करना आपको लगता है कि वो स्मार्ट हो गई है? आप किसी भी तरीके से विकास के काम को आप उसके ऊपर उसे मान ही नहीं सकते। विकास की परिभाषा तो बताइए ना, क्या पेंटिंग करना विकास है? हाँ, वो भी पेंट से पहले डेंगू में लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, वो भूल गए, लेकिन इन्वेस्टर समिट से पहले दीवारों को बताइए ना अपनी। आपकी सोच बहन मेरी पेंटिंग तक है, तो आप उसे समझिए इतना विकास हो। रवि भाई झोपड़ियों को ढक रखा था, आज उसे पता लगता है विकास, आज जो सोलर के सहारे घर में दे रहा है उसे पता लगता है विकास के, आज जो टिहरी झील में जाके स्पोर्टिंग इवेंट करता है उसे पता लगता है विकास के। आपको, आपकी निगाह में पेंटिंग आपका विकास है, तो आपकी दिक्कत आपकी नहीं है, आपको विकास ही वहीं तक दिखाई देता। मैंने बोला रविंदर जी, आपने बोला था खूबसूरत हो चुका है शहर, आपने कहा था ये बात, अच्छी कर दी, इसे विकास कहते हैं। आपने कहा था, वो भी कब की, जब इन्वेस्टर सबमिट आया, ये पेंटिंग पहले क्यों नहीं की गई? नहीं मीनाक्षी जी देखें, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि भाई अगर केंद्र सरकार से राज्य सरकार मदद मांगती है तो इससे विपक्ष को क्या आपत्ति है? क्यों आपको मोदी धामी की मुलाकात इतनी खटकती है? नहीं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाना चाहिए, मांगना चाहिए, क्यों ना मांगे। डबल इंजन की सरकार है ना, यही तो सपना दिखाया था जनता को कि अब डबल इंजन की सरकार है, यहाँ से चुटकियों में नहीं, यहाँ पर बैठे भी हेमा जी कह रही थी, मंजू जी कह रही थी कि भाई बात बात पे केंद्र के पास चले जाते हैं। अब जाहिर सी बात है ना कि उत्तराखंड ऑलरेडी इतने कर्जे में है, उत्तराखंड कहीं ना कहीं कहते हैं कि केंद्र के रहमो करम पर चल रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है कि उनको अगर कुछ करना होगा तो वो जाएंगे, और डबल इंजन की ताकत का शोर वो इसीलिए मचाते हैं। तो इससे विपक्ष को क्या आपत्ति है? इसका क्या पॉइंट है? विपक्ष को आपत्ति इनके जाने से नहीं है, विपक्ष को आपत्ति है कि ये लोग, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। बड़ी इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी परियोजनाएं ये बताते जरूर है जनता को कि मांगने के लिए, लेकिन धरातल पर कितना उतर के आई है वो जनता जानना चाहती है। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि जनता के सामने क्यों नहीं प्रस्तुत किया जाता है? बताइए रविंद्र जी, नहीं है इसलिए क्यों नहीं प्रस्तुत करते आप श्वेत पत्र? योजनाएं मांग के महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसी पे काबू पाया है? क्यों पारदर्शिता नहीं रखी जाती? देखिए 2014 के बाद से 2019 के बाद से
लगभग 67 चुनाव कांग्रेस और अन्य दल सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, अन्य मुद्दों पे हाँ, ये तो मुद्दे ही नहीं है ना रविंद्र जी। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी किधर मुद्दा है? आपका तो एक रिपोर्ट भी आ गया है, आपने तो उसमें झंडे गाड़ दिए हैं। युवाओं को तो रोजगार भरपूर मिल रहा है। भी काम नहीं हो रहा है तो उसको भी ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अरे एक सेकंड मंजू जी, नहीं आपकी नजर में मुझे बताइए ना रविंद्र जी, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, राम मंदिर मुद्दा है। नहीं, राम मंदिर मुद्दा नहीं है। राम मंदिर आस्था का प्रश्न है, हमारे लिए वैभव का प्रश्न है, हमारे जो है हमारे लिए गर्व का विषय। राम मंदिर मुद्दा नहीं है। राम मंदिर जिनके लिए मुद्दा था, अब राम मंदिर पे थ्योरी मत सुनाइए, मेरी बात सुनिए। मुझे ये बताइए ना, तो आपकी नजर में क्या महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, पलायन मुद्दा नहीं है, भू कानून मुद्दा नहीं है? नहीं यशी जी, आज आप मुझे बताइए ना, आज से 10 साल पहले, आज से अगर 2014 से पहले आप अगर तेल का दाम, पेट्रोल डीजल का दाम ही सोचेंगे तो आपको पता है कितना था? 72 रुपीज लीटर पेट्रोल था, अभी 110 रुपए का। आज अगर 10 साल में 90-91 रुपए है, और जिस समय अटल जी ने इन्हें दी थी ना सत्ता 2004 में, तो उस समय 32 रुपए लीटर था, जिसे 74 रुपए छोड़ के गए थे 2014 में हमारे लिए। और सिलेंडर कितने का था? गैस सिलेंडर कितने का था भाई? कर्जा, अरे भैया सिलेंडर कितने का था आपके राज में? आप तो 2014 का चुनावी सिलेंडर मुद्दे पे राहुल गांधी जी आए थे, हम 6 नहीं 9 सिलेंडर देंगे। आप साल के 6 सिलेंडर देते थे भैया, ब्लैक में मिलता था 1200 रुपए का सिलेंडर। आप तो महंगाई सिलेंडर कितने का है? सिलेंडर लेके जब 400 रुपए था तो नहीं, पहले ब्लैक में 1200 का मिलता था, अब तो वाकई 1200 का मिलता है। बेचने का काम करती थी। देखिए मंजू जी देखिए, भ्रष्टाचार यहाँ से कम हुआ ना। पहले ब्लैक में 1200 का मिलता था, अब आपको सामने से 1200 का मिल रहा है। ब्लैक पे जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं ब्लैक में देखिए, आप क्या इनकम नहीं बढ़ी 10 सालों में? अच्छा जी रविंद्र जी, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये बहुत ही बचकाना जवाब होता है, ये बहुत ही बचकाना जवाब होता है। पहले जीएसटी लगता था, आपको हर चीज को जीएसटी ले रहे हैं, अंदाजा नहीं लगाएंगे। ले रहे हैं जीएसटी ले रहे हैं, जीएसटी भी तो बढ़ाई आपने, हर चीज पे तो आप जीएसटी ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं। आप जनता को छोड़ कहाँ सांस लेने के लिए, राहत की सांस लेने कहाँ छोड़ रहे हैं जनता को? आपको पता है देश भर में हाई स्पीड ट्रेनें कितनी चल रही हैं? आज देश में डिफेंस के लिए गिड़गिड़ा खाने के लिए तो तब भी खाना ही खाना पड़ता है ना रविंद्र, ट्रेन में सफर करने से भूख नहीं मिटती। अग्निवीर लाके सेना की तो आप लोग बात मत करिए, सेना को तो आपने लाके रोड पे खड़ा कर दिया। अग्निवीर बेचारों को जो पेंशन मिलती थी, उनके परिवार को एक सहारा था पेंशन, वो भी आपने छीन लिया। अब लोगों के सुविधा में उनके वैभव को बढ़ाने के लिए। चलिए ठीक है, हेमा भंडारे जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेंगी। मीनाक्षी गढ़ियाल जी आपका रिएक्शन लूंगी इसके बाद। हेमा भंडारे जी अनम्यूट कीजिएगा। चाहिए ठीक है कंटिन्यू करें। देखिए यशी जी, आपने भी कहा और रवि भाई भी कह रहे थे कि जाना चाहिए मांगने के लिए। हमारा कहना है कि रात दिन वहीं पड़े रहे मुख्यमंत्री जी, लेकिन विकास करें। नहीं हेमा जी, इसमें भी आपको समस्या हो जाएगी कि उत्तराखंड में ये हो रहा है वो हो रहा है, मुख्यमंत्री जी दिल्ली में पड़े। नहीं मुलाकात नहीं, हमें उनके जाने से ऐतराज नहीं है, पर विकास लाए तो सही। अभी पीठ पर थपथपाएंगे वहां पर जाकर। अरे अभी तो गए हैं, मदद मांगी है, फिर को ये तो नहीं है फिर सैंक्शन हो। अरे वो पहले भी गए थे यशी जी, पहले भी गए थे और पहले भी बोला था, लेकिन वो अब तक नजर नहीं आया है। पहले भी मांगने गए थे और आज नजर नहीं है। वो जाते रहते हैं, मांगते रहते हैं और उसके बाद होता कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, देखना होगा कि केंद्र सरकार किस तरीके से राज्य सरकार की मदद करती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं, पीएम से मुलाकात की है सीएम धामी ने और केंद्र से मदद मांगी है राज्य सरकार ने कि जो भी कुछ विकास कार्य है जिनको पूरा करने के लिए। तो ऐसे में देखना होगा केंद्र सरकार किस तरीके से मदद करती है। और देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही।